ठीक है, चलो इसके आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने दोनों मेथड से, अगर याद होगा तो ट्रायंगल लॉ के ज्योमेट्री से भी और फॉर्मूला से भी किया था, है ना। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो लास्ट क्लास में जहाँ खत्म किया था वहीं से होमवर्क दिया था कुछ। बोलो, होमवर्क दिया था कुछ, बोलो तो। हाँ या ना, कुछ तो बोलो, होमवर्क दिया था कुछ। नो सर। नहीं दिया था। नो सर। याद नहीं है सर। अरे मारूंगा, होमवर्क नहीं याद है। सर नहीं दिया था। नहीं दिया, नहीं दिया था, चलो हो सकता है याद नहीं है, ये तो बड़ा फालतू आंसर है। नहीं दिया था तो अब मिलेगा आज के लेक्चर के बाद से। वैसे ग्रुप पे चेक करूं मैं दिया था कि नहीं। सर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, लाइक विथ मेथड 1 एंड विथ मेथड। हाँ, होमवर्क नहीं दिया था। तो बस थोड़ा सा दिया था, आपने बोला था तीनों क्वेश्चन वापस सॉल्व कर लेना। अच्छा ठीक है, चलो ये फॉर्मूला है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, बताओ। वन और 0। मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0। -1। कॉस 180 डिग्री -1 होता है ना। बोलो। सर -1 1 कैसे है? पहली बात तो कॉस थीटा b/h होता है, हाँ सर। तो b कभी h से बड़ा नहीं हो सकता, हाँ सर। मतलब कॉस थीटा 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके सर। ठीक है, अच्छा। कॉस 0 डिग्री 1 होता है और 90 डिग्री 0 होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस 180 डिग्री -1 होता है। यस। बोलो, ठीक है। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो मॉड ए सर cos थीटा स्मॉलर देन इक्वल टू थोड़ी आएगा सर। इक्वल टू भी आएगा बेटा। सर बेस और हाइपोटेन्यूज कभी अच्छा, इक्वल नहीं ले सकते ना। कॉस 0 1 होता है, ये मालूम है। यस सर। वो कैसे फिर, ये तो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बता रहे हैं। कॉस 0 1 होता है ना, यस सर। वो कैसे फिर पता नहीं। वो ऐसे कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ऐसे समझो। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये थीटा छोटा होता जाएगा तो क्या होगा, ये तीनों लाइन, ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे यस सर। जब ये 0 होगा। तो उस केस में इन दोनों का आई मीन ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। यस सर, समझा सर। अच्छा, तो कॉस थीटा की वैल्यू +-1 के बीच में होता है। तो मॉड ए तो हमेशा पॉजिटिव है, मॉड बी हमेशा पॉजिटिव है। तो जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, उस केस में मॉड ऑफ ए प्लस बी मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा 1 पुट कर दोगे कॉस थीटा का वैल्यू, तो ये √a+b का होल स्क्वायर है। यस सर। तो ए मॉड ऑफ a+b का मैक्सिमम वैल्यू मॉड a प्लस मॉड b होता है।
कब होता है? जब cos थीटा 1 है। जब cos थीटा 1 है, दैट इज थीटा 0 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट पर इधर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और इधर ही एक दूसरा फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। तो नेट फोर्स 10 + 5 15 होगा। हाँ सर। कॉमन सेंस है। यस ठीक वैसे ही मॉड ऑफ a प्लस बी का वैल्यू मिनिमम होगा जब cos थीटा -1 होगा। तो जब cos थीटा -1 होगा तो रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। यस सर। सर a माइनस बी द होल स्क्वायर ऑफ, वो आप कैसे बोल रहे हो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा जब cos थीटा अच्छा हाँ सर, ओके अंडरस्टूड। अच्छा, b माइनस a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या सर? a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वही b माइनस a के होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला होगा। हाँ हाँ सर। सर। तो it could be either mod a minus mod b or mod b minus mod a, depending upon whether Yes. mod a is greater or mod b is greater. ये कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू -1 होगी, दैट इज थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। फॉर Now we can एग्जाम्पल write. इसी डायग्राम में हम ऐसा लिख सकते हैं कि इधर एक फोर्स बनाया 10 न्यूटन, एक पार्टिकल पर इधर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और एक इधर लग रहा है 5 न्यूटन। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री दिख रहा है। हाँ Yes, सर। यस सर। और कॉमन सेंस से इस केस में नेट फोर्स 10 - 5 न्यूटन दिख रहा है। हाँ हाँ सर। सर। yes, sir. तो 10 और 5 मिलके मैक्सिमम 15 और मिनिमम 5 होगा। हाँ हाँ सर। सर। तो इन दोनों बातों को अगर मैं समराइज करूं तो ऐसा लिख सकता हूं, मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू mod a plus mod b and greater than equal to mod a minus mod b और mod b minus mod a। इसीलिए यहाँ पर mod लगा दिया। डिपेंड करता है a और b में कौन बड़ा है। ये होगा। हाँ तो सर। फिर से एक बार बोलो ना सर। क्या बोलूं फिर से? सर आपके पास वो cos को वो -1 +1 जैसा वो ऐसे मॉडुलस a और b के फॉर्म में लिखा ना? बोलो बेटा, कौन बोल रहा था एक बार बोलने के लिए? सर वो लास्ट वाला जो आपने बॉक्स में डाला वो एक बार फिर से बोल सकते हो? हाँ हाँ, बोल तो सकता हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक। मैं बोला कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यस सर। b माइनस a का होल स्क्वायर भी होता है b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यस सर। तो जब cos थीटा -1 पुट करेंगे तो ये या तो a माइनस बी होगा या b माइनस a होगा। यस सर। डिपेंड करता है कि a और b में कौन बड़ा है। जैसे इस डायग्राम में मैं 10 न्यूटन को लेफ्ट कर देता और 5 न्यूटन को राइट कर देता, तो भी तो एफ रिजल्टेंट 5 न्यूटन लेफ्ट वर्ड होता। हाँ सर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता ना। मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी नेगेटिव तो होगा नहीं। हाँ सर। तो मॉड ए माइनस मॉड बी में से जो बड़ा होगा, अगर मॉड ए बड़ा होगा तो हम मॉड ए माइनस मॉड बी लिखेंगे, मॉड बी बड़ा होगा तो मॉड बी माइनस मॉड ए लिखेंगे। ओके सर।
चमका, यस सर। कॉपी कर लीजिए। सर सर बोलो बोलो। सर अभी दोनों को सेम ही डायरेक्शन में तो एडिशन होगा ना नेट के लिए। हाँ हाँ, क्या चाहते हो, क्या बोलूं मैं? आया समझ में? आगे बढ़ूं? सर एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, लिखो लिखो। डन सर। Sir, 1 minute. Sir, completed. आगे बढ़ूं? सबका हो गया? नहीं सर। यस सर। Yes. So based on this, फटाक से ये बताओ। सर नहीं हुआ था।
क्या कर रही हो, क्या चाहती हो, कब तक लिखोगी, कल तक? बचपन में मोरल साइंस में पढ़ाया जाता है कछुआ और खरगोश में कौन जीता था? कछुआ जीता था। ये सब झूठ बात है। इसीलिए सर वॉइस बहुत लो है सर। तो बढ़ा लो अपने ऑडियो को। तुम्हारे लैपटॉप फुल में है, तो फुल है सर ऑडियो। बाकी जनता को क्लियर है? बाकी जनता ऑडियो क्लियर है? सर इसके हाँ पहले सर थोड़ा लो बिल्कुल। था, अभी ठीक है। ओके। सर डन। जल्दी इसको सॉल्व कीजिए। आया आंसर? बोलो 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 जल्दी। टेन और 6 मिलके मैक्सिमम कितना हो सकता है? 16 और मिनिमम कितना हो सकता है? 4 4। तो हमारा आंसर 4 और 16 के बीच होगा, इंक्लूडिंग बोथ। यस सर होगा मतलब हाँ सर। 20 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, सर 8। 2 नहीं हो सकता, 8 होगा। आया सर समझ आप ये में? कैसे बोल रहे हो, एक्सप्लेन करो ना। तो सर पिटाई खाएगी पिटाई। सर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का सम का ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, ये मिनिमम वैल्यू हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एंगल बिटवीन देम। मैक्सिमम होगा जब एंगल 0 है, मिनिमम होगा जब एंगल 180 है। इसके बीच का कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन देम। ओह यस, अच्छा समझा समझा सर, थैंक यू। समझ गए? यस सर। और कोई कुछ बोल रहा था? हाँ सर, I was just asking, the value will be minimum if cos theta is 180 degree, where theta is 180 degree, and it will be maximum if theta is 1 ना? थीटा इज 0 डिग्री, कॉस हाँ, थीटा इज 1। 0 cos theta is 1 and theta is 0 degree, right? Thank you. ओके, बधाई हो। आगे बढ़े? हाँ सर, एक सेकंड। एक और दिमाग लगाओ, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब इसी में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज कर दिया, बट कॉन्सेप्ट यही है। कोशिश करो। सर ए है आंसर, ए आंसर है।
बोलो भाई, कोई कुछ बोल रहा था। सर आंसर ए होगा। आंसर ए होगा, कैसे पता? कैसे पता? और कोई? और किसी को कुछ आया? सर आंसर बी है। आंसर बी है। एक आंसर ए आया, एक किसी को बी आया, और कोई? सर आंसर इज बी। अच्छा। सर आप एक्सप्लेन करो प्लीज। हाँ सर, कुछ समझ हाँ, नहीं आया। वो मैं करूंगा। आप एक बार आप लोग सब लोग कर लीजिए, फिर मैं तो करूंगा ही।
अच्छा, जिसको जो भी आंसर आया, ए बी कुछ भी आया, बताओ ए कैसे आया? कुछ भी आंसर बोले होगे, कोई तो लॉजिक होगा ना। तो जिसको ए आया वो बताइए ए कैसे आया? बताइए। सर 30 + 10 + 5 45 45 और 50 में से माइनस कर दिया तो 5। तो क्या हो गया इससे? तो ए आंसर हो गया। तो फिर लीस्ट डिफरेंस है सर एंड पॉइंट से। अच्छा, और कोई? चलो सुनो, अब लॉजिक समझो, सब लोग मेरी बात सुनो, एक लॉजिक समझो। लॉजिक ये कहता है मेरा कि सब में 4 फोर्सेस है ना, 4। तो 4 फोर्सेस का सम अगर 0 है, या 4 वेक्टर का सम अगर 0 है, मतलब किसी दो के सम को कोई दूसरा वाला दो का सम जरूर बैलेंस करता होगा। हाँ सर। यहाँ यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर नहीं समझा क्या बोला आप? हाँ सर, मुझे भी नहीं समझा। अरे वाह वाह, मैंने कहा अगर 4 वेक्टर का सम 0 है, तो किसी भी दो वेक्टर के सम को रिमेनिंग 2 वेक्टर का सम बैलेंस करता होगा। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर, थोड़ा पक्का? बहुत। समझ गया। समझ गया, वाह वाह, बधाई हो। नेक्स्ट स्टेप, तो इसका मतलब हुआ किसी दो वेक्टर के सम का इक्वल एंड अपोजिट रिमेनिंग 2 वेक्टर का सम है। हाँ हाँ। हाँ सर। है ऐसा? अब मजेदार चीज देखो, सब ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए पर आइए। ऑप्शन ए में 5 10 30 50 है। कोई दो बोलो, जो दो मन में आए बोल दो। 55। 10 30। 50 और 5 ले लिया, तो 50 और 5 का पेयर मिलके जो भी बनाएगा वो आपका 45 से 55 के बीच होगा, हाँ सर। इंक्लूडिंग बोथ। Yes, आया sir. ना? अब जो रिमेनिंग 2 बच गया 10 और 30, ये दोनों मिलके कुछ भी बनाएगा तो 20 और 40 के बीच होगा। सर ये आप नंबर्स ऐसे कहीं से भी क्या उठा रहे हो, मतलब? कहीं से कहाँ उठा रहा हूँ? 30 + 10 40, 30 - 10 20, अभी ऊपर में पढ़ा था। अच्छा ओके, अच्छा ओके। होगा ऐसा? आया ना? हाँ सर। तो 45 65 के बीच का कोई भी हो 20 40 वाला बैलेंस कर सकता है क्या? नहीं सर। नहीं, तो ऑप्शन ए गया, नहीं होगा। ऐसे चेक करना है। ऑप्शन सी में आओ, कोई दो बोलो जो आपको मन करे। 240। 40 और 200 40 मिनिमम 200। 160 हो जाएगा। चलो 40 और 200 ये दोनों मिलकर जो कुछ भी बनाएगा वो मिनिमम 160 160 और मैक्सिमम 240 होगा। अब जो रिमेनिंग 2 बच गया, ये दोनों मिलके जो बनाएगा वो मिनिमम 50 और मैक्सिमम 130। 130। हाँ, तो यस सर। मिनिमम 50 ये मैक्सिमम भी नहीं होगा। 130, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट, इसमें कोई दो बोलो डी में। सर 10 और 20।
10 और 20, अरे वाह। तो 10 और 20 मिलके जो कुछ भी बनेगा वो कितना होगा? 10 और 30 के बीच होगा, 30 और including 10 both। हाँ 40 और 90 जो बाकी दो बच गए, ये दोनों 50 और मिलके जो 130। बनेगा वो क्या होगा? 50 and 130। 50 एंड 130। फिर कुछ कॉमन नहीं हो सकता? नहीं नहीं सर नहीं होगा। बी वाला नहीं देखो, हो सकता। बी वाले में बोलो कौन सा दो लूं? 9 और 9 9 और 9। तो 9 और 9 मिलके मिनिमम 0, मैक्सिमम 18 यस होगा। सर। हाँ हाँ अब जो रिमेनिंग 2 बच गया वो है 5 और 16। तो ये दोनों मिलके मिनिमम 11 और मैक्सिमम 21। तो देखो 11 जीरो, आता है हाँ 0 और 18 में 11 और 18 दोनों में कॉमन है। यस सर। 11 to 18 के बीच कुछ हो सकता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है। समझा कुछ? सर नहीं समझा। क्या नहीं सर समझा? मतलब 0 to 18 के बीच में 11 आया इसलिए वो राइट आंसर। हाँ मतलब 9 और 9 मिलके कुछ भी बनेगा डिपेंडिंग अपॉन एंगल बिटवीन देम। मैं कैसे भी एडजस्ट करूं तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 18 मिलेगा। यस सर। सर हाँ, सर फिर तो ए वाले में 45 55 में 40 आ रहा था। हाँ सर। हाँ अपर सर फिर तो वैसे ही होगे सब में। कैसे? मतलब सर 40 तो आ रहा था ना। मिनिमम है। जैसे अरे सी में देख लीजिए 160 और सी मिनिमम। में भी वैसा ही था सर। सब चुपचाप सुन, थप्पड़ लगा दूंगा मैं। 45 और 55 ए वाला देखो, और यहाँ 20 to 40, मतलब 10 और 30 मिलके 40 से ज्यादा हो नहीं सकता, और 5 और 50 मिलके 45 से कम हो नहीं सकता। तो कहाँ कॉमन मिल गया तुम्हें? सर समझ आ गया। ऑप्शन ए में कहाँ कॉमन मिल गया बताओ तो? नहीं है सर, कुछ सर कॉमन सी में समझ मिला गया। सर, सी में, ए में नहीं, सी में। सी में मिला। कहाँ मिला सी में नहीं बताओ सर बेटा? समझा समझा यू आर राइट। हाँ हाँ आई एम सर ऑलवेज 130 का समझ गया 160 समझ गया सर। 240। नहीं मिला, नहीं मिला, सॉरी सॉरी। नहीं मिला ना? तो इसको समझ के अपनी भाषा में लिख लो। सर वापिस बोलो क्यों नहीं है? किसमें क्यों नहीं है? सर ये ए ऑप्शन क्यों नहीं है? वापिस बोलो ना। कौन सा साइंस कहाँ है इसमें? कॉमन सेंस है, कॉमन। ब्लू वाला 5 और 50 मिलके कुछ भी होगा, 45 से कम नहीं हो सकता है और 55 से ज्यादा नहीं हो सकता है। हाँ रेड वाला 20 से कम नहीं हो सकता है और 40 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इन दोनों के इक्वल अपोजिट होने के चांसेस कहीं हैं? नहीं। नहीं। तो ये चारों मिलके 0 कभी नहीं हो सकता। आप इसमें कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, एनी 2 एंड रिमेनिंग 2। सर समझ में कैसे आएगा, करना कैसे है? क्या? सर लाइक समझ में कैसे आएगा, क्वेश्चन आया तो लाइक ऐसे ही करना है। इसीलिए तो समझा रहा हूँ कि ऐसे ही करना है। तुम्हें पहले ही से समझ आता तो फिर मेरे से पढ़ने की जरूरत कहाँ थी? इसको अपनी भाषा में, जो भाषा समझ में आती है, हाँ हिंदी, सर इंग्लिश, प्लीज मराठी, वेट। अपने नोटबुक में लिख लो। सर तो बी वाले में 11 मिनिमम हो सकता है, 21 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन ए, बिल्कुल। हाँ तो सर वहाँ पे तो 0 और 18 है ना, तो 18 से ज्यादा होगा 21, तो 21 का तो चांस ही नहीं है, तो बी वाला कैसे? अरे दोनों नंबर में से किसी एक नंबर का होना चाहिए, लाइक 11 भी आ रहा सब है चुप, ना। सब चुप। 11 से 21 के बीच कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है दोनों के बीच एंगल कितना है। हाँ सर। और वो 0-18 के बीच कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है एंगल कितना है। तो ये जो 11 और 18 के बीच का विंडो मिला, ये दोनों में कॉमन है। अच्छा सर, मतलब 11 और 21 में 18 आ जाएगा और 0 to 18 में 11 आ जाएगा वैसे?
11 टू 18 के बीच में कोई वैल्यू पॉसिबल ऐसा है ही जो दोनों में होगा? हाँ सर। लिख लिए? सर एक मिनट। सर बोलो। स्टार्टिंग में आपने स्टेटमेंट बोला था कि कोई भी दो लाइक जीरो होगा, वो एक बार बोल सकते हो आप? मैंने कहा दोस्त कि किसी दो चार वेक्टर का सम मिला के जीरो करना है। यस सर। तो किसी भी दो के सर सर रिजल्ट, सर एक मिनट, चारों का सम मिला के जीरो करना है मतलब वही रिटर्निंग पॉइंट के लिए ना? हाँ जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया, मतलब रिजल्टेंट जीरो है ना। हाँ 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 सर। तो चार वेक्टर मिलके जीरो होना है। यस सर। तो चार वेक्टर मिलके जीरो हो रहा है, इसका मतलब है, अच्छा छोड़ो वो छोड़ो, दो वेक्टर जीरो कब होगा? जब इक्वल होंगे दोनों। इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो जीरो होगा। हाँ। तीन वेक्टर जीरो कब होगा मिलके? जब दो का सम तीसरे हाँ, के इक्वल होगा। किसी दो का सम तीसरे के इक्वल अपोजिट है तो हो सकता है, हो सकता है। हाँ सर। चार वेक्टर का सम जीरो कब होगा? जब किसी दो का सम रिमेनिंग टू के सम के इक्वल अपोजिट है। यस सर। समझे? यस सर। वो जो जो नहीं समझी, जो बच्ची पूछ रही थी वो बोलो। तो किसी तीन का चौथे वाले से, नहीं तो दो। हाँ तो तीन का एक साथ सम निकालने तो आपको नहीं आता है, आपको तो दो का सम निकालने आता है। यस सर। तो आप कैसे सोचेंगे कि आउट ऑफ फोर वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ एनी टू इफ कैन बी मेड इक्वल अपोजिट टू रिजल्टेंट ऑफ अदर टू, तो जीरो होगा। यस सर। तो एनी टू में 5 10 30 50 ऑप्शन ए देखो तो कोई दो ले लो। लोगों ने कहा 5 और 50 ले लीजिए तो मैंने ले लिया। रिजल्टेंट कितना होगा नहीं मालूम, बट 45 और 55 के बीच में होगा इतना तो मालूम है। यस सर। रिमेनिंग 10 30 का रिजल्टेंट कितना है नहीं मालूम, एंगल पे डिपेंड करता है, बट 20 40 के बीच में ही होगा ये मालूम है। यस सर। तो 20 40 के बीच में का कोई नंबर 45 और 55 के बीच में के किसी नंबर को कैंसिल आउट कर सकता है? नहीं सर। नहीं, तो नहीं हो सकता है। ओके सर, समझा सर। चमका? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक
दूसरा नोट देखो, ध्यान से समझो, तुम लोग बहुत स्लो समझते हो। दिमाग को खुला रखो, एक्टिव रखो, आराम से पढ़ाई थोड़ा ना होता है, आराम से बैठे हैं, सब कुछ मस्ती में चल रहा है, पढ़ाई भी हो जाएगी। इतना आसान होता तो लाइफ में दिक्कत क्या होती। पढ़ने के लिए थोड़ा पेन लेना जरूरी है। दिमाग को बचा के रखोगे कि अभी से बचा के रखते हैं एग्जाम के दिन यूज करेंगे, तो ऐसा थोड़ा ना होता है। इधर देखो, सपोज, ध्यान से देखना, ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, ये एक वेक्टर है सी, ये एक वेक्टर है डी, ठीक है। हाँ सर। तो ये जो वेक्टर होगा ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। समझ आया कैसे? सर कैसे? ऐसे। सर कैसे? हाँ वेक्टर। या सुनो, बहुत तरीका है बताने का। पहला तरीका, कोई ए से स्टार्ट किया, बी पहुंचा, बी से स्टार्ट किया, सी पहुंचा, सी से स्टार्ट किया, डी पहुंचा, डी से स्टार्ट किया, ई पहुंचा, मतलब फाइनली ए टू ई पहुंचा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये चारों वेक्टर का सम यही ब्लू वाला लाइन होगा। हाँ हाँ सर। ये एक तरीका समझने का। दूसरा तरीका देख इधर सब, नहीं, दूसरा तरीका मत बताओ वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। सुनो सुनो, ए से मैंने सी मिला दिया अपने मन से, तो ये रेड वाले लाइन को मैं ट्रायंगल लॉ से ए प्लस बी लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। सर ए प्लस सी ना? गलत दबा दूंगा। फिर इस ट्रायंगल में और ए प्लस बी रेड वाला ए प्लस बी है और ये सी है, तो ये मेरा ए प्लस बी प्लस सी होगा। हाँ सर। यस ट्रायंगल लॉ, फिर वही ट्रायंगल लॉ इसमें लगा दो, तो ये ब्लू वाला ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। यस सर। कॉमन सेंस है। यस सर, यस सर। यस सर। तो इस कॉमन सेंस का नाम है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जैसे ट्रायंगल लॉ था कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड अगर टू डिफरेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं टेकन इन ऑर्डर, तो क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर उस सब के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करते थे। तो वैसे ही अब हम सारे किसी भी पॉलीगन के लिए कह सकते हैं कि अगर n साइडेड पॉलीगन है तो उस पॉलीगन के n-1 साइड से n-1 वेक्टर अगर रिप्रेजेंट होते हैं टेकन इन ऑर्डर, तो क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर उस सबके सम के बराबर होगा। हाँ सर। क्या सर वापस बोलिए ना सर प्लीज। उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो n सर के मतलब terms में। क्लोजिंग साइड सम ऑफ ऑल साइड्स हो गया ना? मैंने कहा इफ इन अ पॉलीगन of n side n-1 vectors can be represented by n-1 sides of a polygon taken in same order, then the nth side taken in opposite order will represent resultant of these n-1 vectors. हाँ हाँ हाँ, अब ये क्या, इसी का रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या, ये सुनने में लगता है बहुत बड़ा फिजिक्स साइंस कुछ ऐसा है। अब वही मैं कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ तो नहीं समझे बोलते हो, है ना। तो कितने भी साइड का पॉलीगन हो, उससे अगर मैं
उसके हर साइड अगर सेम ऑर्डर में वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो जो लास्ट वाला साइड होगा वो अपोजिट ऑर्डर में अगर ड्रॉ कर दोगे तो वो सबके सबके सम के बराबर होगा। होगा? यस सर। लेकिन तुम लोगों को समझने से मतलब कम है, तो मैं इस बात को अब ऐसे सर उसको ड्रॉ करना था। मैं लिख देता हूं ऐसे। इसका मतलब हो गया इफ ए बी इज इक्वल टू ए, बी सी इज बी, सी डी इज सी, डी ई रिप्रेजेंट डी, then AE will represent A plus B plus C plus D। यही मतलब हुआ? हाँ सर, सर समझ गया। तो समझ 10th गया? का मैथमेटिक्स की तरह हो गया। बधाई हो। कॉपी कर लो इसको। सर सर हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ। सर फॉर एग्जांपल अगर यही पॉलीगन में हम लोग अगर बीई एक लाइन बनाए, जैसे हम लोग ने एडी बनाया, वैसे अगर हम लोग बीई बनाए तो वो हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी ना, क्या बनाऊं सेम ही मैं? तरीके। बीई बीई को अगर ज्वाइन किया तो वो बी सी और डी का एडिशन होगा ना, बी वेरी प्लस गुड। सी प्लस डी। हाँ हाँ बिल्कुल ओके सही। सर, थैंक यू। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट सर। सर नहीं नहीं नहीं। आगे बढ़े? सर 1 मिनट। डन सर। अरे वाह, एक और देखो, कॉमन सेंस।
देखिए इधर सब लोग, सपोज ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर सी है, इन तीनों का सम 0 होगा। यस सर। यस सर। सबको समझ आया? सर बिकॉज सर इट इज क्योंकि कमिंग ये बैक टू द सेम इक्विलैटरल पोजीशन। ट्रायंगल नहीं, इक्विलैटरल नहीं, कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा पुल्टा, कुछ भी हो। डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो है होगा? ना, हाँ सर डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट बोल दो 0 है, या ऐसे सोचो कि सी का साइन अगर एरो उल्टा कर दे तो ए प्लस बी हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। ए प्लस बी का अपोजिट एग्जैक्टली सी है, हम्म। तो ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ सर। इसी तरह इसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी 0 होगा। यस सर। हाँ यस सर। सर। कॉमन सेंस है। ऐसे ही जैसा मन करे, छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, क्लोज्ड पॉलीगन खाली होना चाहिए, तो सम 0 होगा हमेशा। हाँ सर। यस सर। जैसे इस केस में ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, ये अगर डी है, ये अगर ई है, ये अगर एफ है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ ये सब 0 होगा। यस सर। इस कॉमन सेंस से एक बात ये समझ आई कि अगर हम कितना भी वेक्टर हो उसको अगर हम एक क्लोज्ड पॉलीगन में अरेंज कर पाते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा, हाँ सर। है ना? सर हर एक पॉलीगन में वैसा थोड़ी होगा, वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा ना। सारे पॉलीगन में होगा। इफ n वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n sides of a polygon taken in order, Then their sum will be 0. ये टेकन इन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज व्हाटएवर। आया समझ में? हाँ सर। Then their resultant will always be 0. चमका कुछ? सर तो तीनों सर। डायग्राम बनाना है हमको। हाँ, तीनों बनाना है आपको, कॉपी कर लीजिए।
हो गया सर। नहीं सर 2 मिनट बस। डन सर। सर 1 मिनट। सर आप कुछ बोल रहे हो? माइक ऑफ है। हाँ बेटा, आपको नहीं बोल रहा था। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। अब एक चीज बताओ, एक नया चीज, नया समझो। समझ आया तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग परेशान मत करना मुझे। स्कूल तो में, आप समझा रहे हो मतलब सिलेबस में ही होगा ना? अरे सुनना, सिलेबस सिलेबस मुझे नहीं पता। मैं कॉमन सेंस से मेरा काम चलता है। कॉमन सेंस तुम लोगों का जगह रहे, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। नाउअडेज इज वेरी अनकॉमन। स्कूल में पढ़ते थे कि किसी भी ट्रायंगल का लार्जेस्ट साइड बाकी दोनों साइड के सम से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ हाँ सर। नहीं सर। ये मालूम है सबको? हाँ हाँ सर। सर। सबको पता है? हाँ सर। वाह। पता सर है आई सर। couldn't hear you. Can you repeat your question? I said in any triangle, the length of largest side can never be more than sum of other two sides. यस Yes. सर। Yes तो sir. concept बहुत थोड़ा सा ही याद है। थोड़ा सा, इतना ही याद है, इससे ज्यादा मुझे भी नहीं आता। सुनो चुपचाप। ठीक वैसे ही दुनिया के किसी भी पॉलीगन में, रख लो इस बात को, जो लार्जेस्ट साइड होगा ना, वो कभी भी रिमेनिंग 3 साइड के सम से बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो क्लोज्ड पॉलीगन होगा ही नहीं। सर सर राइट कितने भी साइड्स में? कितने भी साइड्स का हो। सो दुनिया के किसी भी पॉलीगन का लार्जेस्ट साइड बाकी सब साइड के सम से बड़ा हो ही नहीं सकता। ऐसा पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? हाँ सर। अगर क्लियर है तो अब एक अल्टरनेटिव देखो। सब लोग देखेगा ध्यान से। मैं वापस से उस क्वेश्चन पे आता हूं जिसमें तुम लोगों ने मेरी जान खा ली थी। इसमें अब ये चारों का रिजल्टेंट 0 होना है। यस सर। मतलब चारों को हम एक क्लोज्ड क्वाड्रिलेटरल में अरेंज कर सकते हैं। यस सर। यस सर। तो लार्जेस्ट साइड का सम बाकी तीनों के सम से बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ वो तो सर ए सी और डी ऐसे ही कट अरे गए। सुनना, तो
उस मेथड से रुको, तुम लोगों को मैं थोड़ा, तुम लोग थोड़े से आराम से समझते हो इसीलिए। कौन वाला? हाँ यही वाला दिया था ना। अब इसी क्वेश्चन को इस नए मेथड से देखो। नया चीज जो मैं आपको बताया कुछ नहीं, कॉमन सेंस है वैसे ये सब। उससे अब इसमें सोचो, तो इसमें लार्जेस्ट कौन है? 50 है। सर ऑप्शन ए का बात कर रहे हो? सर 50 हाईएस्ट है। ऑप्शन ए में लार्जेस्ट 50 है। हाँ 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 सर, इन तीनों का सम कितना है? 45। 45। तो ये कभी भी क्लोज्ड पॉलीगन बन सकता है क्या? नो सर। नहीं बन सकता, मतलब इन चारों का सम 0 नहीं हो सकता। सर क्योंकि वो छोटा एंगल है इसके वजह से ना। अरे एंगल नहीं, कहने का मतलब कोई वो भी चार लेंथ को लेकर क्वाड्रिलेटरल बनाओगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि चौथे साइड जो लार्जेस्ट साइड है वो बाकी तीनों के साइड के सम से बड़ा हो। हाँ ओके अंडरस्टूड। सिमिलरली इसमें आओ, सबसे बड़ा कौन है? 200 है ना। हाँ हाँ सर। इन तीनों का सम कितना हो गया? 170। 170। ये क्लोज्ड पॉलीगन भी पॉसिबल नहीं है। नहीं। इसमें लार्जेस्ट कौन है? 90। 90 इन तीनों का सम कितना हुआ? 70। 70 ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें लार्जेस्ट कौन है? 16 16। इन तीनों का सम कितना हुआ? 23। 3। तो ये पॉलीगन बन सकता है, ये एक क्लोज्ड पॉलीगन बन सकता है ना। हाँ हाँ सर। यस सर। तो ये आंसर होगा। सर कैन यू एक्सप्लेन कैसे, मतलब और क्या बताऊं, बोलो क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो? एक्सप्लेन ही तो कर रहा था सारे ऑप्शन को, एक मेथड दूसरा मेथड सब बताया। नहीं सर, मतलब बाकी तीन साइड्स का सम मिलके चौथा साइड होना चाहिए ना। नहीं, कहाँ, मतलब किस दुनिया में हो तुम? किसी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे के बराबर होता है क्या? मैं कहूं तुम्हें 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का 3 लाइन दिया, ट्रायंगल बना सकते हो? हाँ। बना के नहीं दिखाओ। सर। फंडामेंटली तुम्हारा गायब है। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के 3 लाइन से ट्रायंगल बना लोगे तुम तो दुनिया का मैथ्स बदल देगा फिर। सर हाँ अगर वो लास्ट वाला साइड लाइक जो सबसे बड़ा है अगर वो इक्वल होगा तो भी बन सकता है ना। नहीं, तो ट्रायंगल बनेगा जीरो एरिया का, जो बताया था तीनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। यस सर। तो वो मतलब पॉसिबल ट्रायंगल नहीं बोलेंगे उसको वैसे। हाँ वेक्टर में वो जीरो होगा अलग बात है, बट ट्रायंगल तो मतलब उसके अंदर कोई एरिया इनक्लोज नहीं होगा। भाई जो पूछ रहा था जो वो बताओ पहले। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर मिला के बना सकते हैं ट्रायंगल? जिसने पूछा था बोलिए। ओ भाई साहब बोलो तो सर सही। कैन यू रिपीट? हाँ सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? I said can you make a triangle with नहीं। 3 sides of side length 3 centimeter 4 centimeter and 9 centimeter? नहीं। No. So what could be the length of largest side when smallest side is known to be other two smaller sides is known to be 3 and 4 centimeter? Largest can be 9. Sir, my doubt was Largest can be 7. हाँ, 7. largest cannot be more than 7.
But less than 7 is okay, right? less than 7 is okay. So that's what I asked. So this is what I am saying. The same thing is true with any polygon. In any polygon, the length of largest side can never be more than algebraic sum of length of remaining sides. Am I clear to you? Yes, sir. got it. Or do I need more to say? No, sir. No. So now in this particular question, we are given with, in every option, we are given with 4 different side length. And since resultant is to be 0, it means with the help of these 4 side length, there must be a closed quadrilateral. Am I right? Sir. Now looking at the first option, the length of largest side given is 50 kilometer, whereas sum of other 3 smaller size is 45 centimeter. Means this closed quadrilateral cannot be drawn. Yes, sir. Agreed. Am I clear? Yes. आगे बढ़ूं? हाँ sir. So this is सर another. एक बार लिख लूं ये आपने जो बनाया है. हाँ लिख लो. सर नीचे. हो गया? Yes, sir. नहीं सर, नहीं सर. हाँ सर हो गया. अगर आपको एडिशन ऑफ वेक्टर आता है तो सब्ट्रैक्शन भी आता है. कैसे? देखिए, सब लोग देखिए. सपोज मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है. सो इट मीन्स we are supposed to add vector A and vector minus B. Yes, sir. Isn't Yes. it? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. Now, let's say this is vector A. And this is vector B. तो आप लोग तो पढ़ चुके हो ट्रायंगल लॉ. उसके हिसाब से ये A प्लस बी होगा. हाँ सर. Yes, Yes, sir. sir. ब्लू वाला A प्लस बी होगा. मुझे A माइनस बी ढूंढना है. तो देखो, जितना B का लेंथ है उतने ही लेंथ का अगर मैं B के उल्टा ड्रॉ कर दूं तो ये माइनस बी हो गया. हाँ सर. ये माइनस बी हो गया. पक्का? Yes, sir. अब हाँ, अगर सर. मैं इसको ज्वाइन कर दूं माइनस ए सर. तो ये हो गया A माइनस बी. Yes, sir. हाँ सर. So more precisely, vector subtraction is nothing but vector addition only. सर वेक्टर एडिशन का उल्टा. नहीं, वेक्टर एडिशन. अब एक चीज देखो, फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस होंगे. देखो, ए और बी के बीच का एंगल क्या है? ये थीटा है. Yes, sir. है ना? अच्छा, मॉड ऑफ
b जितना होगा मॉड ऑफ माइनस बी भी उतना ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। हाँ सर। यस सर। हाँ ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल मेरा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। हाँ सर। यस तो अब मुझे a और माइनस बी को ऐड करना है और मैं एडिशन का ही फॉर्मूला लगा दूं तो क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ माइनस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ माइनस बी इंटू cos of angle between them, that is 180 degree minus theta। मैंने क्या किया, वेक्टर एडिशन का ही फॉर्मूला लिखा है, Yes, sir. समझा सर। बट ऐड किसको कर रहे हैं, a और माइनस बी को। सिर्फ पॉजिटिव बी की जगह नेगेटिव बी लिखा है ना? हाँ, अब मॉड ऑफ b और मॉड ऑफ माइनस बी एक ही होता है। Yes, sir. हाँ सर। तो यहां तक कोई चेंज नहीं है। cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, नोट देखो, Sir, minus cos theta. माइनस cos थीटा होगा। तो मैं यहाँ पर माइनस cos थीटा लिख दूं, तो ये मुझे a माइनस बी का फॉर्मूला मिल गया। यस सर। मिल गया। मिल गया सर। सर आपने ये बताया ना कि माइनस बी और प्लस बी वो दोनों सेम होता है। क्या सेम होता है, मैंने बोला माइनस बी का मैग्नीट्यूड और प्लस बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैं तुम्हें 5 किलोमीटर ईस्ट में जाने को बोलूं या 5 किलोमीटर वेस्ट में जाने को बोलूं, दोनों ही केस में आप चले कितना, 5 किलोमीटर ही ना। हाँ सर। तो दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम है ना। हाँ हाँ सर, थैंक यू। कॉपी कर लीजिए। सर हम्म, एक लेम डाउट है बट बोलना बोलना, डर मत, मैं केवल चिल्लाता हूँ और कुछ नहीं करता। सर magnitude of vector A plus हम्म, magnitude of vector B is like not equal to magnitude of vector A plus vector B, right? नो, मतलब नहीं है कि है सर? नहीं है, उसने सही कहा कि हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी is not equal to magnitude of A plus magnitude of B unless angle between them is 0 degree। ओके सर।
हो गया सर। सर वेट। हो गया सबका? आगे बढ़ो। सर एक मिनट एक मिनट। हो गया। हाँ सर। अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 3 होगा या 4 होगा, क्या होगा? 4 सर। 4 होगा पक्का? नहीं 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 3 होगा 3 होगा। कोशिश कीजिए।
आया कुछ? बोलो सर आंसर भी लिखा चार्ट में। क्या हुआ? तो देखो, पार्टिकल इज मूविंग वेस्ट ऐसा लिखा है, v1 है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड वेस्ट ऐसा है। हाँ सर। तो ये हो गया मेरा v1 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चेंज टू 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये है मेरा v2 वेक्टर, है ऐसा। हाँ सर। इसका भी मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड। मुझे क्या चाहिए? v2 माइनस v1 चाहिए। तो v1 इधर है, मतलब माइनस v1 इधर है। होगा? हाँ सर। सर अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि v2 माइनस v1 है मेरा टुवर्ड्स ईस्ट, माइनस v1 हो गया, और v2 हो गया टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इन दोनों को सम करेंगे तो v2 माइनस v1 होगा। यस सर। तो ये डायरेक्शन होगा मेरा v2 माइनस v1 का। सर और v1 मैग्नीट्यूड ये 5 है और ये भी 5 है, तो ये 5√2 होगा। राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो सर पक्का? तो यस v2 माइनस v1 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सर आपने 5√2 क्यों ऐसे लिखा? मालूम नहीं। सर। हाँ, आप वो जो डायरेक्शन बता रहे हो नॉर्थ ईस्ट, वो जो पर्पल कलर की लाइन है उसके थ्रू से बता रहे हो ना? हाँ, तो फिर अगर ऊपर वाले डायग्राम में आ देखेंगे तो जाओ ऊपर वाले में। वो नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा सर। कहाँ नॉर्थ? मुझे इसको सम करना है और इसको सम करना है, यस सर। तो कहाँ तो नॉर्थ फिर वेस्ट दिख रहा बैक है? और हेड को ज्वाइन करेंगे ना हम उधर। ओ ओ ओके 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 सर। सर हम्म, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वो v2 माइनस v1 आपका 5√2 कैसे लिखा है? ये भगवान, तुम लोग हाँ सर, मुझे मतलब भी नहीं समझा। कैसे स्कूल भी पास किया है कि नहीं, आई डाउट। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 5 और ये 5, तो ये कितना होगा? कितना होगा? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। गॉट इट गॉट इट। सर वो जो स्टार्टिंग में आपने डायग्राम बनाया उस पे लाइक वो डायरेक्शन थोड़ी फॉलो कर रहा है, लाइक क्लॉकवाइज जाना चाहिए ना फर्स्ट दो में, या एंटी क्लॉकवाइज? किसमें बोल रहे हो बेटा? सर वो जो फर्स्ट दो रेड लाइंस बनाए ये आपने। यस सर। चलिए एक काम करते हैं, इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ। सर ऐसे 5√2 अगर एग्जाम के टाइम में नहीं आया दिमाग में तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाँ सर वो तो तो फॉर्मूला से आया कैसे है। सॉल्व करे? अच्छा गधों, फॉर्मूला में एंगल कितना दिख रहा है? v1 v2 और माइनस v1 के बीच का 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये जो फॉर्मूला दिया है इसमें पुट करो,
cos हाँ 90 सर क्या पुट होता किया है? 0 आ गया। तो ये 0 हो गया, तो ये हो गया √5² प्लस 5², उससे भी 5√2 ही आया। सर स्लाइड को जरा नीचे करो ना। अभी चुप कर पहले। फॉर्मूला में जिसने थीटा को 90 पुट किया तो cos 90 0 हुआ, हाँ सर। तो क्या बच गया? √a² प्लस b²। हाँ सर। a और b दोनों 5 है, तो √5² प्लस 5², 5√2। तो 5√2 आया। फॉर्मूला से भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? सर मैंने cos 90 का वैल्यू 1 पुट कर दिया। हाँ, तो अब इसका क्या करूं मैं? cos 90 1 पुट कर दिया, फांसी पे चढ़ा दूंगा मैं ऐसा काम करेगा तो। हाँ सर कितना भयानक धमकी दे रहे। हाँ बिल्कुल, वो भी कम है। तुम लोग को मोदी जी ने 10th पास करा दिया। इधर देख, क्या था? V1 किधर है बेटा? टुवर्ड वेस्ट, ठीक है। तो देखो वो डायग्राम में नहीं ड्रॉ करता। ये हो गया मेरा V1 वेक्टर, हो गया। यस सर। ये हो गया मेरा V2 वेक्टर, अलग से कहीं मैं ड्रॉ ही नहीं करता इधर। V2 वेक्टर हो गया। यस सर। अच्छा इधर देखो, इधर हो गया मेरा, ये हो गया, नहीं नहीं ये V1 इधर नहीं है, V1 टुवर्ड वेस्ट है ना, ये -V1 है। ठीक सर। ये V1 है यस सर। टुवर्ड वेस्ट, तो ये हो गया -V1 टुवर्ड ईस्ट, हो गया। यस और सर। ये V2 टुवर्ड्स नॉर्थ। तो मुझे इसको और इसको ऐड करना है। यस सर। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मिलाकर ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूंगा। यस सर। तो कोशिश किया, यहाँ पर कर दिया -V1 और यहाँ पर कर दिया V2, सच दैट एक ट्रायंगल बना पाऊं और वेस्ट और नॉर्थ के बीच 90 डिग्री होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। यस सर समझा सर। अब समझा? यस सर। बताइए। आगे बढ़ूं? सर सर एक एक सेकंड। मिनट। यस सर हो गया। हो गया। सर ये सब आप जब समझाते हो तो इजी लगता है, वरना ऐसे तो नहीं सॉल्व कर पाते। वोट नंबर 5। सर 1 मिनट के लिए वो फिर से क्वेश्चन दिखा दो ना प्लीज। यस सर थैंक यू। एक और कॉमन सेंस देखो,
ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, तो ये वेक्टर ए प्लस बी हो गया। सबको मालूम है ये तो, इसमें तो नया कुछ भी नहीं। बोलो बोलना भाई, नो सर। इसमें कुछ भी नया नहीं। यहाँ ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल होगा थीटा, यही होगा ना, सिखाया था। हाँ सर। अब सोचो, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पुट कर दूं पैरेलली, किसी भी वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। नहीं पड़ेगा। तो ये भी मेरा वेक्टर बी ही होगा, हाँ सर। और ये एंगल भी थीटा ही होगा, यस सर। यस सर। और ये एंगल पहले अल्फा था, ये वही अल्फा है। यस सर। अब एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। सर। तो अब मुझे एक दूसरा तरीका मिल गया ट्रायंगल लॉ को बोलने का। If two vectors can be represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through point of intersection of these two will represent resultant of these vectors. यस सर। यस सर। हाँ, डायग्रामेटिकली। इस कॉमन सेंस का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप सबको कॉमन सेंस भी बोलो। सर वापस बोलेंगे आप प्लीज? मैंने कहा कि if two vectors can be represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through point of intersection of these two will represent resultant of these two vectors. यही मतलब हुआ इस बात का। हुआ, बोलना बेटा। बोलो, यस सर। यस सर। जिसने पूछा था वो भी। कौन पूछी थी? सानी। कॉपी कर लो। कॉपी कर लीजिए। सर आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या करूं? सर, थोड़ा सा खाली अच्छे से मतलब क्या बढ़िया हैंड राइटिंग नहीं है टाइप मेरी? करना लग रहा है।
नहीं नहीं, जल्दी कॉपी कर लीजिए। सर एक बार पढ़ लोगे? Hence, if two vectors can be represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through point of intersection of these two will represent resultant of these two. ये कोई नया लॉ नहीं है, ये ट्रायंगल लॉ को ही डायमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का। नया कुछ भी नहीं है इसमें, है ना? यस सर। सर कैसे? आपने जितने भी लॉ बताए वो तो सारे ट्रायंगल से हो रहे थे ना? हाँ, सर बट अभी अगर इनकेस मल्टीपल डायरेक्शन आएंगे कि पहले वेस्ट फिर नॉर्थ फिर ईस्ट, तो तभी ये सब डायग्राम्स काम आएंगे ना? नहीं नहीं, ये डायग्राम कभी भी काम आ सकते हैं। जैसे कॉपी कर लिया तो बताता हूँ। जैसे नहीं सर, एक ही मिनट। जल्दी कॉपी कर, 2 मिनट का काम है। हाँ सर कर लिया। बधाई हो। आगे बढ़ूं? एक ही सेकंड। यस सर। सर तो इस फिगर का रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, रेड लाइन पे जो है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हो गया सर। बधाई हो। तो देखो, इसी बात को इस क्वेश्चन में मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। इधर देखना, पहले पार्टिकल किधर जा रहा था? वेस्ट। वेस्ट में। तो ये हो गया वेस्ट में, ये हो गया v1 वेक्टर, हो गया? हो गया? यस सर। और फिर नॉर्थ में तो ये हो गया v2 वेक्टर। तो ये हो गया माइनस v1 वेक्टर। तो मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो अब मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम बना लिया। तो ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट जल्दी से दिख रहा है, जिसको पहले नॉर्थ ईस्ट देखने में दिक्कत हो रही थी। हाँ सर। तो ऐसा नहीं, हर चीज हर तरह से हो सकता है, बट कभी कौन आसान हो। जैसे तो देखो, मेरा नेटवर्क कट गया, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। सर हाँ हाँ, सर इसमें हम सिर्फ डायरेक्शन बता सकते हैं, तो फिर वैल्यू इससे कैसे वैल्यू भी निकालेंगे? बता सकते हैं बेटा। पैरेललोग्राम है और ये राइट एंगल है। तुम लोग भी ना गजब करते हो। मैं मतलब सच में मुझे डाउट होता है, तुम लोग 9th 10th भी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये डायगोनल का लेंथ 5√2 नहीं होगा? बताओ, खुद वो तो बोलो। इस केस में ना सर, क्योंकि इधर राइट एंगल है। हाँ, राइट एंगल हाँ। नहीं नहीं होगा। तो फॉर्मूला है मेरे पास, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ओके सर। ये भी उसी फॉर्मूला से आया है। डिफरेंस ये है कि cos थीटा में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो 0 हो गया।
चमका कोच? यस सर, समझा सर। बधाई हो। चलो बहुत पढ़ लिया तुम लोग, आज के लिए इतना ही। होमवर्क अभी मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, उसको कोशिश करो सॉल्व करने का। चलिए बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू Bye. सर। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. Have a good day.